मैं बता रहा हूं, सुनिए, शांति से सुनिए। जॉन जी, आप बहुत बोलते हैं, अगर आप बोलेंगे तो आपस में बात नहीं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, एक व्यक्तिगत पीड़ा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हमारे कुछ विपक्ष के वरिष्ठ नेता बाहर गए, प्रेस के सामने जो उन्होंने वक्तव्य दिए, उस समय व्यक्तिगत रूप से तो दुखी है ही हूं। मेरे अलावा मेरे ख्याल से देश के हर एक व्यक्ति उससे दुखी है। एक ऐसी टिप्पणी इस देश की प्रथम नागरिक के बारे में ये कहना कि पुअर लेडी, ये शोभा देता है। ये बहुत बहुत दुखद बात है। इस देश में पहली बार जनजाति समाज से आई एक नेत्री इस देश की राष्ट्रपति बनी, उससे पीड़ा हो रही है इन लोगों को। दूसरे नेता बोलते हैं मानसिकता है कि भाषण बड़ा बोरिंग था, राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग था। मैं चाहता हूं हमारे वरिष्ठ नेता खड़गे जी यहां बैठे हुए हैं, वो अपने नेता को समझाएं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण मनोरंजन के लिए नहीं होता है, वो बहुत एक संजीदा चीज है जिसको उनको समझना पड़ेगा। देश के भविष्य, ये एक दस्तावेज है जो देश के भविष्य और जो पिछले 1 साल में काम हुए हैं हमारी सरकार ने किए, उसको बताया जाता है। ये मनोरंजन के लिए नहीं, इसमें चुटकुले नहीं होंगे कि उनका मनोरंजन किया जाए इससे। ये मेरी पीड़ा है। अभिभाषण ये आजकल एक चल रहा है। मैं तो सभापति जी के बारे में कई बातें कही गई हैं इस सदन में, सदन के बाहर। आजकल तो ये फैशन हो गया है, जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनके बारे में टिप्पणी करो। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रहा है, वो दिल्ली को जहरीला पानी दे रहा है। और मेरे तो आश्चर्य है कि ऐसा कोई पूर्व मुख्यमंत्री बोल सकता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। लेकिन जब वो ईसी के पास उनको बुलाया गया, जब बाहर निकले तो उनकी आवाज ही बदल गई। क्योंकि वो क्षमा मांगने वाले हमेशा मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हमेशा क्षमा मांगते हैं। देखिए, धारणा बन गई है। उनको चिंता थी, वो कहते थे, भाषण दे रहे थे कि इसलिए ईसी ऐसा काम कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने भविष्य की, कुछ दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, उनको अपनी भविष्य की चिंता है। वो अपनी भविष्य की चिंता करें। 8 तारीख को दिल्ली की जनता उनको हमेशा के लिए विदा कर देगी। वो अपनी चिंता करें, दूसरों की चिंता ना करें। इसलिए मैं हैरान हूं कि ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं चुनाव के समय। हमारे साथी बोल रहे हैं ये विषय नहीं है। यही विषय है और कोई विषय नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश का हर चीज व्यक्त की जा सकती है। यही तो है। अब दिल्ली की बात हो रही तो चिंता हो रही है इन लोगों को। इसलिए चिंता हो रही है कि दिल्ली से विदा हो रहे हैं अब ये लोग। जो दिल्ली ने देखा है पिछले 10 सालों में, उससे विदा हो रहे तो इनको चिंता हो रही है। दिल्ली पे मैं बाद में आऊंगा, जरूर आऊंगा। और यही दिल्ली के बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, सब पे आऊंगा मैं। क्यों नहीं आया? प्लीज मैं जानता हूं कि इनको चिंता क्यों हो रही है। वो बात महामहिम ने अपने भाषण में कहा था कि जब तीसरी बार मोदी जी की सरकार आई है तो 3 गुना गति से काम कर रही है। उससे इन लोगों को चिंता हो रही है, क्योंकि इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सोचते थे कि 29 में आ जाएंगे, अब तो इनको दिखाई नहीं दे रहा कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो इसलिए इनको परेशानी हो रही है, इसीलिए ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं। मैं जो हमारे महामहिम ने अपने भाषण में बोला उसको बताना चाहता हूं। उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, उन्होंने आवास की बात करी। भाषण में जब उन्होंने विकास की बात की, सबसे पहले आवास क्यों कहा उन्होंने? वो व्यक्ति, हमारी सरकार ये मानती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि उनका लक्ष्य है कि हर इस देश के एक एक नागरिक के सर पर पक्की छत हो। सबसे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट में पास किया कि 3 करोड़ नए घर हम बनाएंगे। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि पीड़ा क्या है आम नागरिक की। आज परिवार चाहता कि उसको
सर पर पक्की छत हो, खाने को भोजन मिले। बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग तो बार बार ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, तो क्या ये 80 करोड़ लोग गरीब हैं? इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या दायित्व है, क्योंकि इन लोगों ने 65 साल में अपना सरकार का जो धर्म था वो तो निभाया नहीं, इसलिए इनको पता तो है नहीं, इसलिए इन लोग कभी काम किया नहीं इन्होंने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए कभी काम किया नहीं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं 80 करोड़ लोगों को इसलिए राशन दिया जाता है। एक चीज होती है हैंड होल्डिंग, जो भारत सरकार को करना चाहिए, जो अपने देश के नागरिक है उनकी मदद करना, उनका सहयोग करना। हम फ्री में राशन नहीं बटा रहे, हमारे दायित्व और कर्तव्य है कि अपने गरीब लोगों को सहयोग करें, उनके साथ ले। ये नारा नहीं है सिर्फ गरीबी हटाओ, आज हमारी सरकार ने करके दिखाया है। हमने अपने भाषण में कहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे, ये हमने करके दिखाया है इन 10 सालों में, और यही हमारे इस दस्तावेज में है। हमारे अब साथी बोलेंगे क्या है ये भाषण हो रहा है, ये भाषण ही होना है, इसमें यही करना है। मैं उसके बाद मैं जो एक बहुत अच्छी योजना स्वामित्व की जो शुरू की है हमारी सरकार ने, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं वो बात नहीं रिपीट करूंगा जो हमारी सहयोगी ने कह चुकी हैं, मैं नई जो और चीजें भाषण में थी उनके बारे में कहूंगा। स्वामित्व योजना मैं मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे ग्रामीण लोगों के लिए, क्योंकि आज जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो हमको दिखाई देता है कि आपस में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है अपनी जमीन के बारे में। रोज हमें कहा जाता है कि तहसील में हम बात कर लीजिए कि हमारा ये जमीन का ये है, हमारी जमीन के अंदर वो घुस रहा है। सबसे ज्यादा आज आप जानते हैं, आप खुद बलिया से आते हैं, आप सब जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में क्या हालत है आज। तो इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने इसको सोचा, जो कभी किसी ने नहीं सोचा, आज करीब 6.5 करोड़ लोगों को 6.5 लाख विलेजेस हैं, जिसमें करीब 1.25 करोड़ लोगों को स्वामित्व का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, और पिछले 6 महीनों में 70 लाख लोगों को दिया गया है। आज उनके पास एक दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, जो अपनी जमीन का स्वामित्व, उसको पता है कि मेरी जमीन कितनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसको कई लोग मजाक में लेते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ऐसी समस्याएं जिसको ये आजादी के तुरंत बाद ये होना चाहिए था, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग उस समय सत्ता में थे जो न गांव को जानते थे, न इस देश के गरीब को जानते थे, और उन लोग ने उस तरह से योजनाएं बनाई। मैं बोलने दीजिए, थोड़ा बोलेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा सहयोगी होगा जो गांव में झगड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए। आयुष्मान योजना सबसे पहले, मैं फिर बोलूंगा तो इन लोगों को थोड़ा लगेगा, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं हुई, बंगाल में भी नहीं हुई। हाँ, बंगाल में भी नहीं हुई, दो जगह नहीं हुई। क्यों? और जबकि कोर्ट ने प्लीज टेक योर सीट, सुष्मिता जी प्लीज टेक योर सीट, गोखले जी प्लीज टेक, माननीय नीरज जी मैं आपस में बात करें प्लीज। आयुष्मान योजना जहां हर परिवार को 5 लाख रुपए इलाज के लिए, उसको योजना को अगर आप नहीं लागू करने हैं तो ये आप अपराध कर रहे हैं, उस क्षेत्र की जनता के साथ आप अपराध कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक और चीज उसमें जोड़ दी, करीब 6 करोड़ लोग जो 70 साल से ऊपर हैं, उनको भी, जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, कोई भी अगर उनको किसी सूची में नहीं होना है, जो भी 70 साल से ऊपर है वो इस योजना से जुड़ जाता है। उसको 70 लाख, उन 6 करोड़ लोगों को भी 5 लाख रुपए की योजना से जोड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि कई चीजें हमारी सरकार ने इन 10 सालों में की है। आयुष्मान मुद्रा योजना, आज पहले उसमें कितना था? पहले 10 लाख, पहले और कम था, फिर उसको 10 लाख किया गया। 10 लाख को मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। ये हमारे इससे नौजवान लोग इस लोन को ले रहे हैं, अपने उद्योग खोल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में कहा था तो हमारे विपक्ष के साथी उसका मजाक उड़ाते थे
कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। ये काम माननीय हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि कैसे नौकरी देने वाले 20 लाख रुपए में आज नए लोग अपना काम धंधा शुरू कर रहे हैं, नए लोग और लोगों को रख रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। कई लोग ऐसे, मैं उदाहरण में आपको अपने जिले से दे सकता हूं, जिन्होंने लोन लेकर आज अच्छी जगह तक पहुंच गए हैं। वो लोग समाज में उनका नाम हो गया है, वो लोग आज बधाई देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। मुद्रा योजना थी इसके का। रेलवे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, आज अपने अभिभाषण में बोला कि अब वो रेलवे लाइन बन रही है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जोड़ेगी। हम लोग हमेशा ये माने हैं कि भारत एक है और इसको जोड़ने वाली चीज रेलवे है। आज चिनाब पे सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, विश्व में सबसे ऊंचा। आज हम लोग रेलवे में कहां पहुंच गए हैं, क्योंकि मैं खुद रेलवे से बहुत चलता हूं। रेल यात्रा, क्योंकि हमने अपने पिता से सीखा है, रेल यात्रा मैं अभी भी करता हूं। हवाई जहाज में कम चलता हूं, रेलवे में ज्यादा चलता हूं, क्योंकि रेल आप उसमें जाते हैं तो आम जो इस देश के लोग हैं उनसे आप मिल सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनकी समस्याओं को जान सकते हैं। रेलवे में जितना सुधार ये पिछले 10 सालों में हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ। कितना इस रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सारी लाइनें इलेक्ट्रीफाई हो गई हैं, डबल कितना हुआ है। ये सारे काम, आज सबसे बड़ी चीज जो मैं देखा हूं परिवर्तन, शौचालय जो रेलवे में होते थे। मेरे को तो पता नहीं लगता विपक्ष के लोग रेलवे में चलते होंगे नहीं। जॉन, आप चलते रेलवे में? आपस में तो वो जो शौचालय हैं, जो शौचालय हैं आज बायो टॉयलेट्स हो गए। हर रेल में बायो टॉयलेट है। प्लीज आपस में नो क्रॉस टॉक, प्लीज। अभी मैं यही कहना चाहता हूं कि रेलवे का जो सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में, जो वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। बायो टॉयलेट तो मैं कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन काल में ऐसी चीज होगी। जहां पर अब हम लोग जब स्टेशन पे खड़े होते थे तो खड़े ही नहीं हो सकता था आदमी, लेकिन आज जाइए स्टेशन कितने स्वच्छ हैं, नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। बलिया का स्टेशन में अपना उदाहरण देना चाहूंगा। आप खुद वहां कितनी बार उतरे हैं, आप खुद जानते हैं। आप परिवर्तन आप खुद देखा है आपने कि क्या पहले मेरे ख्याल से आजादी के बाद उनसे काम ही नहीं हुआ था उस रेलवे स्टेशन में। आज आप जाइए, देखिए एक आधुनिक रेलवे स्टेशन है वहां पर, और प्लेटफॉर्म बड़े हैं और ट्रेनें बड़ी हैं। ये परिवर्तन है। वंदे भारत जैसी ट्रेन हमारे यहां भी कुछ दिन चली थी भाई, आगे चलने वाली है। आज जो हमारे देश में नेशनल हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे हैं, मैं 14 के पहले मेरे ख्याल से एक पूना मुंबई एक्सप्रेसवे था, उसके अलावा एक्सप्रेसवे में तो वो जानता ही नहीं था मैं, नहीं। और मेरे ख्याल से दिल्ली से लखनऊ तक था। कौन सी सोच की बात कर रही थी? अब मेरी ना सोच कभी बदली है। मैं जो समाजवाद में पैदा हुआ था आज भी वही हूं। मैं समाजवाद की विचारधारा पे चलता हूं। मैंने अपने पिता से, वो मेरे खून में है, वो कहीं आने जाने से बदल नहीं सकती है। लोग बदल जाते हैं, मैं वही हूं। मैं जिस विचारधारा से चल रहा हूं उसी पे चल रहा हूं। कई लोग ये लोग भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवाद अलग अलग चीज है। वो उसकी कोई बपौती नहीं है कि उन्हीं के पास है वो। ये मैं अपनी बात ये स्पष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो लोगों को भ्रमित करने का एक किया जाता है। मैं आज एक्सप्रेसवे पहले नहीं थे, आज कितने एक्सप्रेसवे। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहूंगा। आज करीब 5 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। बलिया, मैं कोई सोच नहीं सकता था। मैं गडकरी जी नहीं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप खुद जानते हैं 6000 करोड़ का एक्सप्रेसवे बलिया में बन रहा है। बलिया जैसे ये सारे काम, ये और सबसे बड़ी बात
एक्सप्रेसवे और इनको छोड़ दिया जाए। जो हमारे नेता रहे, जिनका हम जन्म शताब्दी मना रहे हैं, आदरणीय अटल जी, जो उन्होंने एक योजना शुरू की थी, ग्राम सड़क योजना, वो आज कहाँ तक पहुँच गई है। आज अगर गांव जोड़े गए हैं तो उसकी वजह से, उस योजना की वजह से जोड़े गए हैं। आज फिर से करीब 70,000 करोड़ रुपए पीएमजेएसवाई में दिया गया है। 25,000 कस्बे, गांव और जोड़े जाएंगे उसकी वजह से। जो ये योजनाएं हैं, ये किसी और सरकार ने कभी क्यों नहीं सोचा। मैं यही बार बार कहता हूं, आयुष्मान जैसी योजना, ये सड़क योजना, एक्सप्रेसवे, हॉस्पिटल, नए मेडिकल कॉलेज, ये और सरकारों ने क्यों नहीं सोचा। आज जो मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जो पहले जितने थे उससे दुगने हो गए हैं, और फिर से कहा गया है क्योंकि इस देश को आवश्यकता है डॉक्टर्स की। नए मेडिकल कॉलेज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं तो लगातार पिछले 16-17 साल से पूरे देश में जाने का मौका मिला। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। हम लोग क्योंकि होम कमेटी में हूं, लक्षद्वीप के बारे में हमेशा बात होती थी। मुझे याद है 2014 के पहले वहां कोई डॉक्टर जाने को नहीं तैयार था। लक्षद्वीप में एक डॉक्टर नहीं था। ये अब बदला है इस सरकार के आने बाद, और ये कहते हैं क्या हुआ है। हर चीज मैं यही कह रहा हूं, ये परिवर्तन है, ये मानने को तैयार, विपक्ष के लोग कभी मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इनके लिए तो ये बोरिंग भाषण था, तो उनके लिए तो कभी मानेंगे नहीं। देश में परिवर्तन हो रहा है, इनको मानेंगे नहीं। तीसरी बार जनता ने इनको उस तरह बैठाया है, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, कितनी बार बैठेंगे वो खुद नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी ये हर चीज को मजाक में लेते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ये दस्तावेज एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए हर एक जो वहां व्यक्ति बैठा है, और फिर अपनी बात कहनी चाहिए। मैं ट्राइबल के लिए क्या हुआ, मजाक, हमारे महामहिम के बारे में जो बोला गया, जो एक खुद ट्राइबल के समाज से आती हैं, उन्होंने करीब 1.25 लाख ट्राइबल बच्चे आज एकलव्य विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि कितनी अच्छी शिक्षा वहाँ पे मिल रही है। मैं खुद हैरान हूँ। मैं अपनी बात व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि भगवान बिरसा मुंडा को मैं 14 के पहले नहीं जानता था। उनका नाम कहीं हम लोग ने किसी अपनी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा था। ऐसे लोगों को इस सरकार ने आगे लाए। आज भगवान बिरसा मुंडा की जो पूरे देश में अगर लोग जानते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इस सरकार की वजह से जानते हैं। हम लोग उनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। ये इसलिए हम लोग को आपको कहना, और करीब, मैं अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा था, 30 मेडिकल कॉलेज सिर्फ ट्राइबल एरियाज में बन रहे हैं। ये काम हमारी सरकार ने किया। मैं दिल्ली की बात जरूर करना चाहूंगा, और दिल्ली के साथ साथ मैं और जगह की बात भी करना चाहूंगा। दिल्ली में मैं जीवन भर रहा हूं, और पिछले कुछ दिनों से हम लोग दिल्ली में सब लोग यहां घूम रहे हैं। जो उधर बैठे वो भी शायद घूम रहे होंगे। सब लोग दिल्ली की जो हालत है वो उनके सामने है, और मुझे दुख होता, विशेषकर मैं यहीं पैदा हुआ हूं। हम लोगों को इसलिए ज्यादा नहीं पता चलता। क्या बात है? आपको क्या, आप दीजिए, आप भी दीजिएगा। आप यूपी पे गा रहे हैं, दीजिएगा जो आपको देना होगा। दिल्ली, मैं ये कहना चाहता हूं, दिल्ली का स्वरूप आपने देखा है। दिल्ली जो आज से 20-25 साल पहले थी, आज वो वहीं खड़ी है। दिल्ली का विकास नहीं हुआ है। एनडीएमसी एरिया छोड़ दीजिए, दिल्ली जो हमारे साथी हैं वो एनडीएमसी एरिया ही देखते हैं बस। दिल्ली के बाहर जाके देखिए, ये क्योंकि केंद्र सरकार इसको देखती है, इसलिए यहां पे विकास हो रहा है। Please sit down. मैं अभी इन लोगों को यही बताना चाहता हूं। अरे यार बैठिए, कहाँ तुम? अरे यार बैठो प्लीज। व्हाट इज दिस सर? ये
मैं जानबूझ के कुछ लोगों को, मैं जानता हूं इन लोगों को, हमारे कम्युनिस्ट के साथी शुरू से ऐसे हैं, ये ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं क्योंकि बहुत कम रह गए हैं। अगली बार इनकी विदाई इनकी भी हो जाएगी, केरला से भी विदाई हो जाएगी और जगह से तो हो ही गई है, इसलिए ज्यादा कूद रहे हैं। ये मैं दिल्ली के बारे में कह रहा था, सड़कें एनडीएमसी एरिया की सड़कें नहीं खराब है, दिल्ली की सड़कें जो खराब हैं आप जाके देखिए, कहीं भी बाहरी दिल्ली में जाके देखिए, चलने लायक नहीं सड़क है। शिविर का क्या हाल है आप जाके देखिए, क्या हाल है वहां पर, कैसे लोग किस स्थिति में रह रहे हैं। और यहां पर ये कहा जा रहा है कि मुझे 5 साल और दे दो, आदमी खुद कह रहा है। 2020 में हमने सुना था कि उन्होंने बोला कि मुझे 5 साल दो, मैं यमुना को साफ कर दूंगा। यमुना तो सबके लिए भैया, यहां से बंगाल जाती है प्रयागराज तक, वहां पर बोला उन्होंने कि 5 साल दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा, आप लोग उसके पानी पी सकेंगे। 5 साल बाद वो बोल रहे हैं कि 5 साल और दो मुझे, सफाई के लिए कि बस ये काम कर नहीं पाया। जो व्यक्ति खुद अपना स्वीकार कर रहा है उसको क्यों देंगे? इस प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, क्योंकि वो जानते हैं दिल्ली का अगर विकास नहीं होगा तो ये हम लोग के लिए शर्म की बात नहीं है, ये पूरे सदन और पूरे देश की शर्म की बात है। दिल्ली इस देश की राजधानी है, ये इसको पूरे विश्व के लोग आते हैं देखते हैं। वो समझ रहे हैं, वो इसमें बोल नहीं रहे हो, जानते हैं सच्चाई को। अरे मित्तल जी दूसरों के कहने से नहीं बोलते कभी। मैं यही बात कह, आज यहां पर घोटाले हो रहे हैं, यहां शराब घोटाला हो रहा है, यहां करीब लैंड घोटाला हो रहा है, और यहां का पैसा कहीं और लगाया जा रहा है। आज सारे लोग या जेल में या जेल पे बेल के में बाहर हैं जेल से, वो सरकार कह रही है हमें 5 साल और दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यही कहना चाहता हूं। मैं पता नहीं क्यों उत्तेजित हो रहे हैं दिल्ली की बात सुनकर हमारे साथी। मैं तो अभी इसके बाद बिहार और पूर्वांचल पे आना चाहता हूं, मैं बिहार पे आना चाहता हूं। मैं तो नाम लेके कहना चाहता हूं, मनोज झा जी का मैंने वक्तव्य सुना, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ये 15-20 साल में क्या हुआ है बिहार में। जो अभी मैं तो बधाई देना चाहूंगा हमारी वित्त मंत्री जी का कि उन्होंने बिहार के लिए इतना कुछ कहा है, लेकिन मनोज जी को लगता है बिहार के लिए कुछ नहीं दिया उन्होंने, जो वहां पे था वही बिहार। लगता है मनोज जी तब आप दिल्ली में पढ़ाते थे, बिहार गए नहीं आप, 90 से 2005 तक आप बिहार गए नहीं लगता है मुझे। मैं खुद अपनी मैं बिल्कुल डेटा के साथ आप बात करिएगा, मैं आपको बात बाद में करूंगा। 90 बिहार में मुझे आज भी याद है 95-96 में मैं जाने का मुझे एक बार मौका मिला था। बलिया बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे है सभापति जी, तो मैं कई बार हम लोग जाते थे, पिताजी के साथ भी जाते थे, बिहार जाने का मौका मिला। हम लोग एक सड़क पे जा रहे थे, ये 95-96 की बात है, तो एक जगह सड़क खराब थी, ये कहा गया 1 किलोमीटर तक सड़क खराब है, डिटूर लिया जाएगा, और बागीचे से सड़क बनाई गई थी। 1 किलोमीटर बिहार सरकार सड़क नहीं बना रही थी, उसके लिए 40 मिनट चाह के 1 किलोमीटर आगे सड़क में जुड़ना पड़ता था। ये बिहार का हाल था। बिहार में क्या हाल था, कानून व्यवस्था का आप अच्छी तरह जानते हैं मनोज जी। मैं बिल्कुल, आप करिएगा ना, डाटा के साथ आप बात करिएगा, मेरी बातों का जवाब आप दीजिएगा। मौका मिलेगा। बिहार का क्या हाल था, बिहार में जो आज सड़कें हैं जाके कोई देख ले, बिहार में जो जितना विकास हुआ है नीतीश जी की सरकार ने किया है, और कोई नहीं।
ये बात सही है, हमारे कुछ साथी बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का विकास हुआ हो, कुछ परिवारों का विकास हुआ हो, लेकिन विकास बिहार की जनता का विकास नहीं हो पाया। मैं भी सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूं, जिनके लिए बड़े लुभावने भाषण आज दिल्ली में दिए जा रहे हैं पूर्वांचली लोगों के लिए, हम भी उसके आते हैं। मुझे आज भी याद है कोविड के समय में मैं खुद उस चीज का गवाह हूं। यहां से कहा जा रहा था पूर्वांचली को वापस भेजो, यहां पर कोविड वो बढ़ा रहे हैं दिल्ली में। आज आपको उनका वोट चाहिए तो आप उनके लिए खड़े हैं। आज जब उनको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से भेजा जा रहा था तब आप लोग ने कुछ नहीं उसके ऊपर कहा, लेकिन ये आज घड़ियाली आज मैं यही कह रहा हूं, आज घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं कि आप कह रहे हैं क्योंकि हम उनके लिए काम करेंगे। आज जो पूर्वांचली यहां रह रहे हैं, किस पीड़ा में रह रहे हैं, ये सरकार जो वहां पर उपस्थित है अभी दिल्ली में, उनको वो पीड़ित करती है हमेशा। और जब वोट लेना होता है, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं यही कह, सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरी बात सुनी जाए। 5-6 मिनट और रह गए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी इसको सोचे, इसके बारे में। जो पूर्वांचली है, वोट बैंक उनको मना बनाए, जब सिर्फ उनको वोट बैंक ना बनाया जाए, उनके लिए काम किया जाए। मैं जानता हूं हमारी को अगर एक सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हर जगह मीटिंग में कह रहे हैं कि हम पूर्वांचलियों के लिए कहेंगे, पूर्वांचल के सम्मान के लिए काम करेंगे, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। जो मैं अनऑथराइज कॉलोनी है, कितने पहले हम लोग ने यहां से बिल पास कर दिया है, आज भी उस पर काम नहीं हो रहा है। आदरणीय हरदीप जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने बिल लाके पास किया, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। बस जितना बोल सको, जो व्यक्ति एक समय, मुझे याद है 2012 में भी हम लोग इस सदन में थे, जो लोग आजकल वहां पे बड़े उनके हितैषी बैठे हुए हैं, मैंने उनको भी देखा है, मनोज जी, और यहां पर प्रमोद जी, आप लोग को भी देखा है। जब उधर से लोग बोलते थे और तो कैसे आप लोग विरोध करते थे, आज आप समर्थन में। जो व्यक्ति खुद बोला हो कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, मैं कभी बड़े घर में नहीं रहूंगा, मैं कभी ये नहीं कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मैं जाऊंगा, वो व्यक्ति जब कैसे ऐसे व्यक्ति का विश्वास कर सकते हैं। मैं इसलिए अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके बीच रहकर आपके काम, आपकी समस्या को जानता हो। ये शीश महल नहीं, नाम नहीं ले सकते आप, सदन में बहुत दिन हो गए, नाम नहीं ले सकते। ऑनरेबल मेंबर्स, 1 सेकेंड, ये अगर कोई 1 सेकेंड, ऑनरेबल मेंबर्स, we have a foreign delegation. On behalf of this august house, I have great pleasure in welcoming His Excellency Vyacheslav Volodin, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly, Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, and members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. We have strong bilateral relations with Russia. The parliamentary delegation arrived in Delhi from Moscow on Sunday, February 2, 2025. They are now seated in the special box. They are scheduled to meet and call on various dignitaries in Delhi. Besides Delhi, they will also visit Mumbai before their departure from India. We wish them a happy and fruitful stay in our country. Through them,
we convey our greetings and best wishes to the members of Parliament, the government, and the friendly people of Russian Federation. Shri Neeraj Shekhar. सभापति जी, मैं यही कह रहा था कि पूर्वांचलियों का उपयोग ना किया जाए, उनके लिए काम किया जाए। मैं ये फिर से करता हूं, अगर उनके बारे में कोई सोचता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा इस देश में कोई व्यक्ति नहीं जो उनके लिए काम कर सके। और इस दिल्ली को भी डबल इंजन की सरकार की जरूरत है और तभी इस दिल्ली का विकास हो सकेगा। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पे आप जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे साथ साथ ऐसे देश में बहुत लोग हैं जिनके लिए बहुत बड़ी घटना थी वो, जो जब धारा 370 हटाई गई थी, जिसका उल्लेख माननीय महामहिम जी ने भी कहा है कि जब धारा 370 हटाई गई, दो कारण थे जो हमारे कई साथी बोलते रहते हैं कि तुम भी उधर थे कभी। दो कारण थे उधर से इधर आने का। एक कारण मैं नहीं बताऊंगा, दूसरा कारण धारा 370। धारा 370 की वजह से हमारे कई साथी हम लोग इधर आए थे, क्योंकि हम लोग वो लोग नहीं है कि अपने परिवार और अपने पार्टी के बारे में सोचे। हम लोग के लिए देश सर्वप्रिय है और हमेशा देश सर्वप्रिय। धारा 370 प्रधानमंत्री जी ने हटाई, मैं कहता हूं मुझे आज तक आश्चर्य है, मैं उस डिबेट में रह नहीं पाया था क्योंकि उस समय मैंने इस्तीफा दे दिया था। हमको आज तक आश्चर्य है और अभी तक है कि उसका समर्थन आज तक लोग करते हैं धारा 370 का। कैसे कोई इस देश का व्यक्ति धारा 370 का समर्थन कर सकता है, ये आज तक बात मुझे समझ में नहीं है। कैसे जिस तरह हमें जम्मू कश्मीर को इस देश का एक अंग बना दिया गया उस धारा को हटाने से, उसको समर्थन में कैसे लोग खड़े हो सकते हैं। आज उस धारा के हटने के बाद वहां पर जितनी योजनाएं भारत सरकार की थी सब लागू हो रही। जो हमारे दलित भाई थे वहां पर, उनको कोई उनके अधिकारी नहीं थे, आरक्षण नहीं था उनके पास, वो इसके बाद मिला है, फिर भी उसका समर्थन करते हैं। मुझे आज तक नहीं पता, आज भी कई लोग बोलते हैं विपक्ष के लोग कि जब हम लोग कभी आएंगे तो धारा 370 फिर से लागू करेंगे। हिम्मत इस देश के लोग आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे और आप लोग ये कभी कर नहीं सकते हैं। ये मैं धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में कितना विकास हुआ, कितना काम हुआ, कितनी शांति है। आज एक घटना बता दीजिए पत्थर फेंकने की, रोज जहां घटनाएं होती थी, हड़ताल होते थे, एक घटना बता दीजिए पिछले 5-6 सालों में एक घटना नहीं हुई है। ये परिवर्तन है। वहां चुनाव हुए हैं, वहां लोकल चुनाव हुए हैं, अभी विधानसभा के शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। ये उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सरकार की। ये बात महामहिम जी ने हमसे कहा। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं। सभापति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी ने बहुत सारे काम किए। मुझे एक जरूरी बात और कहनी थी, मेरे दिमाग से ना निकल जाए, समय मेरा ना खत्म हो जाए। जो आज कई लोग मैं देखता हूं संविधान लेके बहुत घूमते हैं, बाबा साहेब की बात बहुत करते हैं। आप अगर 1947 के कुछ समाचार पत्रों को देखेंगे, 1947 से 1950 तक, मैं उसको कह नहीं सकता इस सदन में, कई वहां पे कार्टून निकले थे, कई एडिटोरियल निकले थे, जिसमें क्या क्या लिखा गया था मैं उसका यहाँ पे विवरण नहीं दे सकता। लेकिन मैं जानता हूं और ये लोग भी जानते हैं उस समय क्या स्थिति थी। बाबा साहेब की किताब लेके बस उनका सम्मान नहीं दिया सकता। जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, जो पंच तीर्थ का काम करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक भी स्मारक नहीं था बाबा साहेब का। आज यहाँ खड़े होके लोग बाबा साहेब की बात करते हैं। पांचों जगह जहां बाबा साहेब थे, जहां पढ़े थे, जहां पैदा हुए थे, जहां उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार किया था, हर जगह वहां पे स्मारक बनाए गए हैं, तीर्थ बनाए गए हैं। ये सम्मान होता है। आपने क्या किया? जब उनका फायदा उठाना हो तो किताब उठा लीजिए, अरे कभी खोल के पढ़ो उसको। इन्होंने एक अफवाह फैलाई
चुनाव में लोकसभा के चुनाव में कि संविधान बदल देंगे। कुछ उससे गलतफहमी हुई लोगों को, लेकिन लोगों ने समझा उसको समझा लोगों ने कि उस लोकसभा चुनाव के बाद उसको समझा, और हरियाणा और महाराष्ट्र में इतनी करारी हार दी कि उनको आज आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे। आज इसलिए विचलित हैं ये लोग, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण को ये लोग मजाक उड़ाते। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दे, काम करे। ये लोग देश के बारे में सोचे। 65 साल जब गद्दी पे बैठे रहे तो देश की चिंता नहीं की, अपनी चिंता की, अपने परिवार की चिंता की। आज वो मैं बस यही अंत में कहना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमारे आगे आने वाले विकसित भारत की जो रोड मैप दिया, बताया। हम लोग एक संकल्प लेके चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक विकसित देश हो, 2047 तक हम विकसित देश में श्रेणी में आ जाएं। ये हमारा संकल्प है। इस पे कई लोग हंसते हैं। जब हम लोग बात करते थे कि हम लोग यूपीए और पे ये सब चलेगा, गूगल ये सब चलेगा, तो लोग कहते थे कि गांव में तो केबल ही नहीं पहुंचे हैं, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, तो ये कैसे उपलब्ध आप पहुंचेंगे। वो करके दिखा दिया। आज अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं दुनिया में कहीं, तो भारत में हो। तो जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं फिर से राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।